सभी साथियों को मेरा नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज 9 जनवरी के जनसत्ता विश्लेषण में। आइए शुरू करते हैं आज का जनसत्ता विश्लेषण। पहले पेज पे खबर आती है, एसबीआई की रपट है, आर्थिक वृद्धि 4 साल में सबसे कम 6.3% पे आके गिरी है। कल भी हमने आर्टिकल में पढ़ा था कि जीडीपी के ग्रोथ रेट एस्टिमेट्स ग्रोथ रेट एस्टिमेट्स थे, वो बहुत ही ख़राब आए हैं। और ये धीमी गति के पीछे जो कारण थे, मैंने कल अपनी वीडियो में डिस्कस करे थे, जिसमें सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारण है। देखिए, अगर आपसे कोई ये बोलता है कि ग्लोबल मार्केट डाउन चल रही है और ग्लोबल इकॉनमी ही डाउन चल रही है, तो ये बहुत ही बेकार वजह है। डोमेस्टिक मार्केट दुनिया की चाहे कैसी भी चल रही हो, देश अपने आप को एक तरीके से सुरक्षित रखते हैं, डोमेस्टिक मार्केट को स्ट्रॉन्ग रख के। ठीक है। यहाँ पे समस्या सबसे बड़ी ये आ रही है मैन्युफैक्चरिंग की। देश में मैन्युफैक्चरिंग पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जैसे जिस स्तर से मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, यूनिट्स खोले जाने चाहिए थे, जिससे लोगों को रोज़गार मिलता और अपने आप अर्थव्यवस्था चल जाती। देखिए, अर्थव्यवस्था कौन चलाएगा? अर्थव्यवस्था आप ही चलाएँगे। जब आपके पास पैसा होगा तभी आप सेल परचेज़ करेंगे, तभी अर्थव्यवस्था चलेगी। बात ये है कि जब आप ही के पास, एक इंडिविजुअल के पास पैसा ही नहीं होगा, तो अर्थव्यवस्था अपने आप ही डाउन चली जाएगी। जो कि हमने बीते कुछ दिनों में हाउसहोल्ड कंज़म्पशन सर्वे में अर्बन कंज़्यूमर बेस को जो स्पेंडिंग देखी थी, वो बहुत ही कम होती जा रही है अब। ठीक है। अब आपके पास पैसा कहाँ से? आपके पास तभी आएगा जब आप पे रोज़गार होगा। आप बोलेंगे, सर मैं कोई फैक्ट्री में काम करने वाला मज़दूर थोड़ी हूँ, या मैं कोई लेबर थोड़ी जो फैक्ट्री में काम करेगा। तो अगर आप मैन्युफैक्चरिंग लगा भी देंगे तो मुझे फ़ायदा कैसे होगा? तो आप किसी फ़ील्ड में तो होंगे। अगर आप कुछ नहीं होंगे तो आप डिस्ट्रीब्यूटर तो होंगे सामान के। अगर आप पढ़े लिखे होंगे तो आप सर्विसेज़ दे रहे होंगे। तो अगर आप सर्विसेज़ दे रहे होंगे, तो आप कहीं किसी कंपनी में काम कर रहे होंगे। उस कंपनी का डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं तो लिंक प्रोडक्शन लाइन से होगा ही, जहाँ उत्पादन हो रहा होगा, तभी वो कंपनी कोई चीज़ सेल कर रही होगी। चाहे वो अपैरेल्स में हो, चाहे वो फूड में हो, कंज़म्पशन में हो आपकी। तो ये पूरी की पूरी साइकिल ही कनेक्टेड होती है, पूरी साइकिल। इसको लेके चाइना ने बहुत पहले दिमाग लगा लिया था। चाइना ने इस स्तर पे अपना मैन्युफैक्चरिंग कर दिया था कि लोगों को रोज़गार भी मिल रहा है, लोग काम भी कर रहे हैं और उनकी अर्थव्यवस्था भी अच्छी चल रही है। तो सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए, तभी रोज़गार बढ़ेगा। अगला अगला आर्टिकल है, सुस्ती की दर, ये जीडीपी आंकड़ों को लेकर ही है। अगले वित्त वर्ष के बजट की तैयारियां चल रही हैं, ऐसे वक्त में कि विकास दर संबंधी ताज़ा आकलन सरकार के लिए चिंता का विषय हो सकता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी एनएसओ ने अनुमान लगाया कि चालू वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 6.4% रह सकती है। भारतीय रिजर्व बैंक ने इसके 6.6% पर रहने का अनुमान लगाया था। अगर एनएसओ का अनुमान सही साबित होता है, तो ये कोरोना काल के बाद सबसे कम विकास दर होगी। हालांकि इन एनएसओ के अनुमान के मुताबिक चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में कृषि और विनिर्माण क्षेत्र में विकास दर की बढ़ेगी, मगर इससे अर्थव्यवस्था के दूसरे पक्षों पर कितना सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, दावा नहीं किया जा सकता। इसलिए कि सकल घरेलू उत्पाद के मामले में कई चीज़ें काफ़ी असंतुलित चल रही हैं। चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में विकास दर 6% से नीचे दर्ज हुई थी और उसमें विनिर्माण क्षेत्र का योगदान काफ़ी नीचे नज़र आया था। तभी से विशेषज्ञ वृद्धि दर को लेकर चिंतित नज़र आने लगे हैं। दरअसल पिछले कुछ वर्षों से अर्थव्यवस्था में विनिर्माण क्षेत्र का योगदान महत्वपूर्ण माना जाता रहा है, पर वहीं सुस्त रफ्तार में चल रहा है। निर्माण क्षेत्र में भी सुस्ती देखी जा रही है। दूसरी छमाही में भी इसके कमज़ोर रहने का अनुमान है। हालांकि कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि कोरोना काल के बाद जो बड़ी वृद्धि दर दर्ज हुई थी, वह स्वाभाविक नहीं थी। ओवरऑल चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में कृषि क्षेत्र में सुधार का अनुमान है, मगर वही वहाँ मामूली है। उससे आगे अर्थव्यवस्था की मजबूती का बहुत भरोसा नहीं बनता है। इसलिए भी कि इस क्षेत्र के लिए व्यवहारिक नीतियाँ अभी तक नहीं बन पाई हैं। अर्थव्यवस्था के मामले में विनिर्माण क्षेत्र पर अधिक भरोसा किया जाता रहा है, मगर वह उत्पादन इसलिए घटता गया है कि उपभोक्ता व्यय काफ़ी घटा है। इसका कारण लोगों की आय ना बढ़ना और क्रय शक्ति का लगातार कमज़ोर होता जाना है।
इसका असर नए रोजगार सृजन पर भी देखा जा रहा है। यह असंतुलन पेचीदा होता गया है। इसे दूर किया बगैर वृद्धि दर को लेकर कोई भरोसेमंद दावा करना कठिन बना रहेगा। मगर सरकार तथा उपायों के जरिए इसके पार पाने पर वास्तविक स्थिति पर पर्दा डालकर आर्थिक विकास की गुलाबी तस्वीरें पेश करती देखी जाती है। निर्यात के मोर्चे पर लगातार सुस्ती देखी जा रही है। ऐसी स्थिति में सरकार को आर्थिक विकास की नई रणनीति पर काम करना होगा। अगला आर्टिकल है नाहक भारत बांग्लादेश सीमा पर चौकसी केंद्र की प्राथमिकता रही है। घुसपैठ, मानव तस्करी और नशीले पदार्थों पर अंकुश लगाने में केंद्रीय सुरक्षा बल न कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। इस समय दोनों देशों के बीच 913 किलोमीटर लंबी सीमा की रक्षा निसंदेह कठिन कार्य है। पारंपरिक तरीके से निगरानी में कई चुनौतियां रही हैं, लेकिन सीमा सुरक्षा बल के जवानों के लगातार पैदल गश्त के साथ अत्याधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल पर घुसपैठ पर काफ़ी हद तक लगाम लगाई गई है। जबकि सीमा के आधे हिस्से पर ही अभी बाढ़ लगाई जा चुकी है। बेसिकली यहाँ बॉर्डर को ना क्लोज करा जा रहा है, बाड़े लगा के। जो फेंसिंग आपकी होती है ना, वायर्ड फेंसिंग होती है, वो लगाई जा रही है जहाँ पे आपका फेंसिंग मौजूद नहीं है। आश्चर्य है कि उन पर ही अ, अच्छा, ये एक बड़ी कुछ कुछ खबरें ऐसी पत्रकारों से आती हैं और स्थानीय अखबारों से आती हैं कि सेना, सीमा सुरक्षा बल वगैरह के जो अधिकारी हैं और कुछ वहाँ के जो जिनकी जिम्मेदारी सुरक्षित रखने की है, वो लोग भी घुसपैठ करवाते हैं, ऐसे आरोप लगाए जाते हैं। उन पर भी घुसपैठ करने का आरोप लगाया गया है। पिछले दिनों राज्य सचिवालय की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आरोप से विवाद खड़ा हो गया। राज्य सरकार की अस्थिर करने के लिए केंद्र द्वारा सुरक्षा बल के इस्तेमाल का उनका आरोप निराशाजनक है। ऐसे बयानों से जवानों के आत्मबल और उनकी गरिमा को ठेस पहुंचती है। अब कुछ लोग कहते हैं कि राजनीतिक है कहना ये बातें। बंगाल में सीमा पर वह दुर्गम इलाकों को और नदी क्षेत्र में अपना उत्तरदायित्व बखूबी निभा रहे हैं। ऐसे में उन पर सवाल उठाने का औचित्य नहीं बनता। यह ठीक है कि राजनीति में आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं, लेकिन वही दुखद भी है कि सुरक्षा बलों को बेवजह राजनीति में घसीटा जाया गया। फिर भी कई लोकल न्यूज़पेपर्स ने ये आरोप लगाए हैं कि जहाँ जहाँ पे लोगों को पता है कि घुसपैठ होती है, उन पॉइंट्स पे क्यों नहीं सुरक्षा बल अपनी चौकसी बढ़ाते हैं। अगला आर्टिकल है सीरिया में नया सत्ता समीकरण। ब्रह्मदीप अलूने साहब कहते हैं, सीरिया को एक राष्ट्र के तौर पर बचाए रखने के लिए वहाँ एक ऐसी समावेशी सरकार की ज़रूरत है जो विभिन्न राजनीतिक, भाषाई, जातीय और धार्मिक समूहों के समन्वय स्थापित कर संघर्ष की संभावनाओं को पूरी तरह ख़त्म कर दे। सीरिया कई जातीय और धार्मिक समूहों का देश है, जिनमें कुर्द, आर्मेनियन, असीरियन, ईसाई, ड्रूज, अलवाइट, शिया और अरब सुन्नी शामिल हैं। इनमें सुन्नी मुस्लिम आबादी बहुत बहुमत में है। सीरिया समाज में बहुलता और मध्य पूर्व में उसकी रणनीतिक स्थिति के कारण अमेरिका, तुर्की, इजरायल, ईरान इत्यादि वहाँ पर प्रभाव कायम रखना चाहते हैं। तो सीरिया में बहुत डाइवर्सिटी है कम्युनिटीज़ की। इस जटिल स्थिति में निकलने और अपने देश के व्यापक हितों की रक्षा करने में असद नाकाम रहे थे। बशर असद, अब वह चुनौती सीरिया के सत्ताधारी विद्रोही गुट हयात तहरीर अल शाम के सामने है। असद सरकार के पतन के बाद सीरिया के सबसे मजबूत विद्रोही समूह के नेता अबू मोहम्मद अल जुलानी ने सभी के अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा करने का वादा किया है, देश की व्यापक सहमति का भरोसा दिलाया है। दरअसल सीरिया की सरकार ने देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने और पेशेवर सेना तैयार करने के लिए देश के सशस्त्र बलों में उइगुर, जॉर्डियन और तुर्क सहित कुछ विदेशी लड़ाकों को प्रमुख जिम्मेदारियां सौंपी हैं। मोहम्मद अज़ुलानी देश में बाहरी हस्तक्षेप रोकने के बाद वह कह चुके हैं। ऐसे में उनका यह कदम अन्य जाति धार्मिक समूह के लिए विचलित करने वाला है। ज़ुलानी का आईएस से गहरा संबंध रहा है। उन्होंने आईएस से अलग होकर ही हयात तहरीर अल शाम नामक गुट बनाया था और वह खुद को उदार नेता के रूप में प्रस्तुत कर सीरिया के कई जाति समूहों का विश्वास जीतने में सफल भी रहे हैं। लेकिन अब देश की कमान उनके हाथ में आई है तो उन्हें लेकर आशंकाएं कम नहीं हुई हैं। सीरिया के आबादी में कुर्द की संख्या करीब 10% है और दशकों तक राष्ट्रपति बशर अल असद और उससे पहले उनके पिता हाफिज़ ने उन्हें दबाया और बुनियादी अधिकारों से वंचित रखा था।
देखिए सीरिया में बशर अल-असद का परिवार 50 साल से भी ज़्यादा अपना राज्य स्थापित करा हुआ था, मगर जनता के लिए कभी कुछ नहीं करा। तुर्की के दक्षिण-पूर्व सीरिया के उत्तर-पूर्व ईरान तथा इराक के पश्चिमी इलाकों तथा तुर्की में लगभग 1.5 करोड़ कुर्द लोग रहते हैं। ये मध्य पूर्व के चौथे सबसे बड़े जातीय समूह हैं। कुर्द जो होते हैं आपके कर्डिश आप कह सकते हैं, कुर्द। वर्तमान में मध्य पूर्व का यह बेहद प्रभावशाली समुदाय है जो नस्ल, भाषा और संस्कृति के आधार पर विभिन्न देशों में एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। कुर्द का भी कोई अभी एक देश नहीं है, वह तुर्की में अपनी स्वायत्तता के लिए लड़ रहे हैं। वहीं सीरिया और इराक में अपनी अहम भूमिका के लिए संघर्ष कर रहे हैं। असल में वो कुर्दिस्तान स्थापित करने के लिए बात करते हैं। 90 के दशक में चीन के ज़िंजियांग प्रांत के भाग का तो तुर्किस्तान इस्लामिक पार्टी ने सीरिया गृहयुद्ध को प्रशिक्षण के दौरान मैदान के रूप में इस्तेमाल किया था। अच्छा युइगर मुसलमान और ये अ, बहुत से वहाँ चाइना से भाग के आए हैं। पिछले दशक में टीआईपी के लड़ाकों ने सीरिया में युद्ध का अच्छा खासा अनुभव प्राप्त किया और मतलब एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं ये अपने आप में लिबर्टी के लिए लड़ रहे हैं, फ्रीडम के लिए लड़ रहे हैं। तो उसी को लेके सीरिया में ज़्यादातर हिस्सों पर विद्रोहियों, जिहादियों और कुर्दों के नेतृत्व वाली सेनाओं का नियंत्रण है। पिछले कुछ दशकों में लेबनान में शांति है, ज़ाहिर है सीरिया में ऐसे बदलाव की ज़रूरत पड़ेगी। देखना यह है कि सीरिया के सबसे मजबूत विद्रोही समूह के नेता अबू मोहम्मद अल जुलानी कैसे देश के भीतर और बाहर सामंजस्य बिठाते हैं। बहुत ही बढ़िया आर्टिकल अच्छे से सीरिया की वर्तमान स्थिति को हमारे सामने लाने का प्रयास करा है। आगे देते हैं अन्य संपादकीय आर्टिकल्स की तरफ। तो ऐसे कोई विशेष नहीं है। रुपये 70 पैसे टूटकर 85.91 प्रति डॉलर पर गिरा है जाके। फिलहाल इसी के साथ आज के लिए इतना रखते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर आएंगे नई वीडियो के साथ और जुड़े रहिए। और आप हमारी वेबसाइट को भी ज़रूर विज़िट करिएगा। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। करंट अफेयर्स आपको डिटेल में वहाँ मिल जाएगी। और थैंक यू।